हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू किए थे। जून 2020 के 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू को। तो 26 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। तो सबसे पहले क्या है, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो विदेश नीति होती है ना, उसमें इतिहास का, संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित होती है। बिल्कुल। अब हमारे भारतीय विदेश नीति है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद, इन सब में इनका बहुत महत्व होता है और ये बिल्कुल केंद्रीय मूल्य होते हैं हमारे विदेश नीति के। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट बताने हैं अपन को। ए, दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अशून्यता, राज्य की अशून्यता। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले दोहरा शासन की, भाई भारत में दोहरा शासन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो सरकारें शासन करती है। संसद की सर्वोच्चता, यानी कि जो भारत है उसमें संसद सर्वोच्च है। संघ की अशून्यता है और राज्य की अशून्यता। तो इसमें क्या, कौन सा आंसर इनकरेक्ट है, सही कौन सा है, पहले वो देखते हैं। दोहरा शासन है भारत में, है, तो ये इसके हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये करेक्ट है। ठीक है। दोहरा शासन है भारत में, केंद्र सरकार राज्य सरकार दो सरकारें कानून बनाती। संसद की सर्वोच्चता, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ना कि संसद की सर्वोच्चता। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है संघ की अशून्यता और राज्य की अशून्यता। संघ की अशून्यता ये सही है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाला नहीं आएगा। राज्य की अशून्यता, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी और डी। बी और डी इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मॉरिस जोन्स। ये जो कथन है वो मॉरिस जोन्स का है। उसके बाद क्वेश्चन है, बुक दे रखी है और उनके थिंकर दे रखे, मैच करने हैं। पॉलिसी साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, और नेक्स्ट है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम। तो पॉलिसी साइंस जो बुक है वो लर्नर और लास्वेल की है, तो ए का हो जाएगा अपना थर्ड। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बुक है वो विलोबी की है। ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनके बारे में हमेशा आता है। तो इन थिंकर की और 2-3 बुक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद करना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये हर्बर्ट साइमन की है, बहुत फेमस बुक है। उसके बाद द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम, ये तो रॉबर्ट डहाल है। तो आ जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? आयात प्रतिस्थापन का संकट, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन, जन माध्यम। अब अपन को देखना है, जो जनता है वो क्या लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि जनता तो लोकतंत्र के लिए, ये लोकतंत्र ही जनता है। तो जो जन माध्यम है वो कभी भी लोकतंत्र विवर्तन का कारण नहीं बन सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाइए। द कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, और इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो आपको देखना है, जो दास कैपिटल है ये 1867 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है अपना 1848, और क्रिटिक ऑफ गोथा ये 1875 है, और इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट वैसे तो ये 1844 है, लेकिन ये इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन आया था, फर्स्ट जो पहली बार प्रकाशित हुई थी, ये तो ये 1932 में हुई थी। तो देखते हैं एनटीए ने इसके ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर करेक्ट होगा।
तो सबसे पहले वही आ जाएगी अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875, उसके बाद द इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ये 1844, लेकिन इन्होंने इसका फर्स्ट पब्लिकेशन लिया है। जब उन्होंने लिखी थी कार्ल मार्क्स ने तब नहीं, जब फर्स्ट पब्लिकेशन आया वो 1932 में आया, इसलिए उन्होंने ये बुक लास्ट में करी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, BACD। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, यह कथन किसका है? हंटिंगटन का है, बेंजामिन का है, फुकुयामा का है या अलेक्जेंडर का है? तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है वो फुकुयामा का है। उन्होंने ये कथन तब कहा था जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, तो एंड ऑफ द हिस्ट्री में उन्होंने ये इतिहास का अंत हो रहा है, ऐसा उन्होंने ये स्टेटमेंट तब कहा था सोवियत संघ के विघटन के वक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सभ्य समाज संगठन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। देखो सबसे पहले तो हमें इनकी ईयर भी याद रखने हैं, क्या पता अगली बार क्रोनोलॉजी में पूछ ले तो इनके ईयर भी देखने हैं। बचपन बचाओ आंदोलन समाज सेवा के लिए होता है तो ये इसमें आएगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये भी आएगा इसमें, ये भी समाज सेवा का ही है। विज्ञान प्रसार ये थोड़ा है ना साइंस में चला गया है, ये प्रौद्योगिकी वगैरह में है। मजदूर किसान संघर्ष शक्ति संघर्ष समिति ये है, ये भी समाज सेवा के लिए। तो A, B और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, A, B, D ये सभ्य समाज संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कीवर्ड हमें हमेशा याद रखने, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, ट्रू फॉल्स, क्या पूछ रहा है ये। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है। यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है। ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। विवादों के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता को अनदेखी करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन में दे रखा है नेगेटिव, तो अपन को इसमें भी नेगेटिव देखना है। परिभाषा दी गई है, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। यह विवादों के निपटारों के वैकल्पिक तंत्र के मध्यस्थता को अनदेखी करता है, अनदेखी नहीं करता है। ये काम ही उनके लिए करता है ताकि जो कस्टमर को जो विवाद हो रहे हैं उनका ये निपटारा कर सके। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य अंतर के बारे में कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है? निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता है, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है। इसमें देखिए आप, निष्क्रिय प्रतिरोध वो होता है जब अपन किसी विदेशी समाज को प्रयोग करने से मना कर देते हैं, उनकी कोई नीति अपनाने से मना करते हैं, तो ये एक थोड़ा हिंसा को लेकर चलता है और ये एक हथियार है हमारा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और जो सत्याग्रह है ये शांति से बात करना चाहता है, ये प्यार को लेकर चलता है, प्यार की भावना होती है इसमें कि जो झगड़ा है वो अगर प्यार से सिमट जाए तो वो अच्छा है। तो सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करता है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, बिल्कुल, कि ये मना करता है कि विदेशी की चीजों का उपयोग न करना, तो ये नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। तो ए भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम का है, सुरक्षा परिषद, सामूहिक सुरक्षा, कार्ल डोइस, रॉबर्ट जेरविस, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्था, बेरी बुजान और पाल्मे रिपोर्ट। तो अपन को देखना है जो सुरक्षा परिसर है वो बेरी बुजान का है, तो ए का हो जाएगा
थर्ड, सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी पाल्मर रिपोर्ट में है, और सुरक्षा समुदाय है वो कार्ल डोइच का है। सुरक्षा शासन व्यवस्था रॉबर्ट जर्विस का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए का थर्ड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राधान्य संबंधित है। आर्थिक शोषण, ढांचागत असमानता, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावित उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआवादी की क्षमता या सैन्य प्रभुत्व। तो प्राधान्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ये सी। प्राधान्य की अवधारणा का संबंध ग्रामशी की अधिरचना सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सांस्कृतिक बौद्धिक क्रांति द्वारा विरोधी विचारों को अपदस्थ कर एक सामान्य जन चेतना का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं? निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। निरंकुश शासन में जो सत्ता होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। उसके बाद आ जाता है, निरंकुश शासन व्यवस्था संस्थानीकृत और वैध हो सकती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था राज्य और समाज अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि जब उनके पास सत्ता होगी तो वो कुछ ना कुछ तो बदलेगी ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था कोई सशक्त विचारधारा लक्ष्य नहीं होता। वे संस्थाओं का पुनर्निर्माण करने हेतु हिंसा का एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती। भाई वो करती है, वो अपनी सत्ता का प्रयोग करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए बी सी। उसके बाद क्वेश्चन है, आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र और नेता। ये जो द्रविड़ आंदोलन था ये अछूत समुदाय के लिए चलाया गया था। उनको राजनीतिक अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। मद्रास आंदोलन के नेता थे एम.एस. राजा, और हैदराबाद के जो नेता थे वो थे वर्मा, बी.आर. वर्मा, और मसूर के जो नेता थे वो मुरुगेश थे, और नागपुर के विठोबा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? लोइटाई, मिशेल और रिचर्ड रोटी, हर्बर्ट मार्क्यूस। तो जो उत्तर आधुनिकवाद विचारक नहीं है वो हर्बर्ट मार्क्यूस है, क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हर्बर्ट मार्क्यूस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसे भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 6 अगस्त 2019 को, और 20 जुलाई 2020 को ये लागू हो गया था। और ये जो अपना था ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसका रिप्लेस था ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। उसके बाद व्यक्तिवाद अराजकतावाद के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो व्यक्तिवाद अराजकतावाद है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी स्वामित्व, निजी संपत्ति पर विश्वास करता है। तो इसकी जो विशेषता है वो निजी संपत्ति, सविनय और अति उदारवाद इसकी विशेषता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी विशेषता नहीं है, तो जैववादिता इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद अराजकतावाद के बिल्कुल अपोजिट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह संघवाद को संगठित रख के एक अच्छा उदाहरण है, संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। नहीं, ये एक साथ, ये जो संघ है ये राज्यों का संघ है, तो ये एक साथ आने की भावना को प्रतिबिंबित क्यों करेगा? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैथ्स कॉलम का क्वेश्चन है। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने में
अधिकतम बनाने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता है। अगर बाई चांस इनमें से अपन को नहीं आ रहा तो ये सापेक्षिक शक्ति की बात आती है ना, वहाँ रियलिज्म आता है, और रियलिज्म में वहाँ जॉन मिर्जाइमर आता है। तो अगर अपन सी को 2 से मिलाते हैं, सी को 2 से मिलाते हैं तो इससे ही अपना ऑप्शन बन गया है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद फिर भी पूरा सोल्व करते हैं। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, ये कौन कहता है? ये केनेथ कहते हैं। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा। उसके बाद हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित कौन करते हैं? मार्गेनथाउ है। शक्ति की बात आ गई, वही मार्गेनथाउ है, ठीक है। और राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति, ये तो हो ही गया। और उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं अथवा उन्हें परिसीमित किया गया, ये थुसिडाइड्स आ गया। तो ए का फर्स्ट हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 4th हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जस एट बेलम का सिद्धांत नहीं है? युद्ध का न्याय संगत विकल्प नहीं है। तो न्याय संगत कारण ये तो है, समानुपातिकता ये भी है, विधि संगत प्राधिकरण ये भी है। तो मानवता इसका सिद्धांत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो इसका आंसर तो सावरकर है। सावरकर की एक बुक भी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 जो 1919 में आई थी। तो सावरकर का ये वाली बुक तो याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सावरकर हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जो नव निगमवाद है ना, ये कल्याणकारी काम करता है, तो कल्याणकारी में श्रम और व्यापार सम्मिलित होते ही हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये टेलर का सिद्धांत है। ए, कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, समुचित कार्य अभिकल्प द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि भाई क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया, तो वो हो जाएगा डी, समुचित कार्य अभिकल्प द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो जिस वक्त में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है वो है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान। तो भारत ने सभी देशों में शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था, कोरिया में, गाजा पट्टी और साइप्रस, लेबनान। 1950 के बाद जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना से संबंधित जो 71 कार्यक्रम हुए थे, उनमें 49 कार्यक्रमों में भारत ने भाग लिया था। तो इन सभी देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था। सो गाइज, हमारे 53 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 54 से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी ये जितना आपको पढ़ाया है, अगर आप इसको 1 से 2 बार भी देख लेंगे ना, तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइज।